हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। एग्जाम हो गया? 2 पेपर थे। जे एडवांस पैटर्न फिजिक्स, आई थिंक एक पेपर 62 है ना। 186 था ना एक पेपर। 62 फिजिक्स टोटल, दोनों पेपर मिला के 124। कितने लोग हैं जिनके 100+ हैं फिजिक्स में? 100+ फिजिक्स कितना है भाई तेरे पीछे? कैप? पता नहीं, फिर कैसे पता कि 100+ है? हाँ। कित 101। तेरा कितना है? 112। 111। एक कितना है? हाँ, 109। ठीक है भाई। पेपर ऐसा कुछ टफ तो था ही नहीं, देखा ही होगा। ठीक है, करो भाई, एफर्ट्स करो। ठीक है, जो लोग अच्छा नहीं कर पाए, होमवर्क सिंसियरली करो, क्लास नोट्स शीट रेस प्रॉपरली करो। ठीक है भाई। कुछ होमवर्क दिया था क्या? होमवर्क कुछ भी नहीं दिया था, ओके परफेक्ट। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरी लास्ट क्लास में नहीं आए थे? प्लीज अपनी जगह खड़े हो जाइए, और प्लीज कोई रिस्क मत लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे टैलेंट के बारे में आप जानते होंगे। ठीक। ठीक है। नहीं, जो ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं किए थे, ठीक है, और आज ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं। इसके अलावा और कोई है क्या? हाँ, ठीक, ओके। कोई विशेष कारण जिसकी वजह से आप क्लास नहीं आए? हाँ, क्या? हाँ, वायरल हो गया था। अभी अभी सही है? अभी ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, अभी बता दो तो अच्छा रहेगा। टेस्ट की तैयारी ऑनलाइन किसकी? नहीं नहीं, तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों? यस। तबीयत ठीक नहीं थी और? हाँ, क्या क्या? तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि तबीयत तो ठीक करें, है ना, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ है। पता चला कि जे एडवांस का कल एग्जाम है और आज हमारी तबीयत खराब हो गई, तो फिर भी मुझे लगता है कि शायद एग्जाम देने जाओगे कि नहीं जाओगे? सर जाएंगे सर। जे एडवांस का एग्जाम कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, चाहे कोई टैबलेट लेने पड़े, लेकिन आप एग्जाम देने जाओगे, ये बात मानते हो? या फिर घर वालों को एक्सक्यूज दे दोगे कि नहीं नहीं, तबीयत मेरी खराब है, छोड़ देता हूँ इस बार, है ना, अगले साल देखूंगा दोबारा से? पहले बस मुझे इस बात का जवाब दे दो कि अगर उस दिन आपका जे एडवांस का एग्जाम होता तो देने जाते, या फिर मेरी तबीयत खराब है, मुझे वायरल हो गया है, मेरे साथ और अदर रीजंस हैं, उनकी वजह से आप एग्जाम देने नहीं जाते? जाते? कितनी भी कठिनाई आ जाती, तूफान आ जाता, बाढ़ आ जाती, कुछ भी हो जाता, पहुंचते या नहीं पहुंचते? तो फिर जनाब, इस क्लास को क्या समझ रखा है तुमने? ये धर्मशाला है क्या? यहां आपको, मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं है कि आप किस बैच से हो, क्या है, लेकिन अगर ये क्लास अटेंड करनी है तो ये तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, ये लास्ट टाइम है जिस बार मैं तुम्हें यहाँ क्लास में बैठने की परमिशन दे रहा हूं। अगली बार से ये परमिशन भी नहीं मिलेगी। और याद रखना, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं चलेगा इधर, और तुम्हारे हिसाब से जई नहीं होती है। मजाक मत बनाओ जई का। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ की ड्रीम क्या है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, लेकिन मेरा गोल बहुत क्लियर है। शायद ये बात तुम्हें अभी तक समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो समय के साथ समझ में आ जाएगी। मैं या तो किसी काम को करता नहीं हूं, करता हूं तो पूरी ईमानदारी से करता हूं, और यही मेरा कर्म है और यही धर्म है। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे बैच में बैठने वाला हर वो स्टूडेंट जो कि मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर वो मेरे हिसाब से मेरे साथ नहीं चल सकता, तो मैं चाह भी नहीं रहा कि मेरे साथ चले। ठीक है, क्लास मत अटेंड करो मेरी, बस दैट्स ऑल। ठीक है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि तबीयत खराब थी, ये खराब था, मुझे सुनाई नहीं देता भाई। पूरे सेशन में एक भी दिन अगर ऐसा हो जाए कि सर आज नहीं आएंगे, तो मुझे जरूर बता देना कि सर की तबीयत खराब है।
मैं छोड़ दूंगा उस दिन पढ़ाना। जिस दिन मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं बचेगा कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे क्लास छोड़नी पड़ रही है, ये फालतू के एक्सक्यूजेस किसी और को देना। भाई उस दिन टॉपर्स आए थे, पूछ लेते किसी से कितनी क्लास मिस करी है उसने, वो बताते तुम्हें जवाब। ऐसे जेई निकलेगा, ऐसे जेई में टॉप रैंक्स के साथ तुम पहुंचोगे। पहले इस बात का जवाब दो मुझे, क्यों भाई? ऐसे तुम्हारे सस्ते तरीकों से जेई निकलता है। मजाक बना दिया क्या तुम लोगों ने जेई? टेस्ट से एक दिन पहले क्लास छोड़ दी, ऑनलाइन कर लेंगे। अरे तुम डिसाइड करोगे क्या? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे से बेहतर मेथड्स हैं, ऑल्टरनेटिव वे हैं, तो जस्ट फॉलो इट। इस क्लास में मत बैठो, बात खत्म। जहां करना है वहां अटेंड करो, ठीक है? ये क्या तरीका है यार? मजाक बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने कि टेस्ट है, टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है, तबीयत खराब हो गई है, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, ये जेई है, मजाक मत बनाओ उसके साथ, ठीक है? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने धुरंधर हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 15 लाख लोग हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन 15 लाख में से 10,000 को सिलेक्ट करना है, ठीक है? और तुम्हारे एटीट्यूड से सिलेक्शन नहीं होता। उस दिन मिले थे ना, देखे थे ना, पूछते उनसे, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर बता पाते। मेरी बातें शायद आपको अफेक्ट ना करती हो, उनसे पूछते कि भैया आपने कभी कोई क्लास मिस करी है क्या? वो बताते आपको। भैया आप कभी होमवर्क छोड़ते थे क्या? क्या आपने कोई शॉर्ट, आप टेस्ट से पहले क्या टेस्ट की तैयारी करने के चक्कर में आप क्लास नहीं अटेंड करते थे क्या? वो आपको बताएंगे सही जवाब, ठीक है? तो मजाक मत बना के रखो यार तुम लोग, ठीक है? अगर तमीज से तैयारी करी नहीं तो अच्छे से करो, ठीक है? तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सीखा है, तुम्हें जहां से तुम्हारी स्कूलिंग हुई है वहां क्या सीख के आए हो, पेरेंट्स से तुमने क्या सीखा है मुझे नहीं पता। लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बैच में बैठने वाला हर स्टूडेंट अगर यहाँ क्लास कर रहा है तो वो तमीज से पढ़ाई करे। क्योंकि यहाँ क्लास में तुम अपने एफर्ट्स की वजह से नहीं बैठे हो, अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स की वजह से बैठे हुए हो। उन्होंने इतना ज्यादा फी पे किया है। जरा कभी अपने पेरेंट्स से बात करो, वो बताएंगे तुम्हें अपनी लाइफ का स्ट्रगल। तो ये तुम्हारा राइट नहीं बनता कि उनका एक पैसा भी तुम बर्बाद कर सको, और मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा, ये मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? अगर इस बैच में बैठना है तो बात खत्म, ठीक है? जिस दिन तुम इतने काबिल हो जाओ ना कि तुम खुद से 10 पैसे कमाने लग जाओ, उस दिन जो मन करे वो करना, मैं रोकूंगा भी नहीं तुम्हें। लेकिन अभी तुम्हारा एक पैसा भी नहीं है। इस इंस्टीट्यूट में तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इस काबिल हैं कि वो तुम्हें पढ़ा पा रहे हैं। जरा उनसे पूछो एक बार कि वो कितना मिस करते हैं क्लासेस को। जरा उनसे पूछ करके देखो, वो बताएंगे तुम्हें इस चीज की कीमत। तुम्हें शायद कीमत समझ नहीं आ रही है, ठीक है? तमाशा मत बनाओ यहाँ पर, याद रखना इस बात को। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, इसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। आपको जहां पढ़ना है, जिस बैच में बैठना है, जाकर के बैठिए, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन मैं अपने गोल्स और अपने काम को लेकर के बहुत फोकस हूं। शायद हो सकता है कि ये बात तुम्हें अभी तक रियलाइज ना हुई हो, लेकिन वक्त आने पे ये भी रियलाइज हो जाएगा। या तो मेरे साथ चलो तो तुम्हारा बेनिफिट है, नहीं चल सकते तो छोड़ दो, बात खत्म। ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा एक भी चीज। और मुझे फालतू के कोई भी एक्सक्यूजेस सुनाई नहीं देते, क्लियर बोल दे रहा हूं तुम्हें। हो सकता है कि तुम इससे पहले किस तरीके से पढ़े हो, किस तरीके से आप ग्रो अप किए हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और एक ही चीज सुनाई देती है, करना है तो करना है, दैट्स ऑल। उसके आगे पीछे कुछ सुनाई नहीं देता, बस। और यहां बैठना है तो इस बात की प्लीज मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इतने समझदार हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक भी क्लास मिस नहीं करनी। तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, बैठ जाओ सभी लोग, ठीक है? क्योंकि बेटा देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ जेई। इस बात को तुम समझ नहीं रहे हो। मैं चिल्ला चिल्ला करके थक चुका हूं। जो भी लोग जेई निकालते ना, जरा उनसे पूछो एक बार, ठीक है? मैंने खुद जेई की प्रिपरेशन करी है, मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैं जानता हूं भाई, मजाक नहीं है। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलना होता है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना होता है, तब जाकर के जेई में सिलेक्शन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गया, कंसिस्टेंसी लाओ, डिसिप्लिन लाओ। शॉर्टकट्स मत निकालो कि सर ऑनलाइन देख लूंगा। अरे क्यों देख लोगे ऑनलाइन? क्यों देख लोगे भाई? ऑनलाइन देखना ही है तो कोटा क्यों आए हो? घर बैठ के देखते ना ऑनलाइन, देख तो रहे ना कुछ स्टूडेंट्स।
कोटा आकर के तुम अपने हॉस्टल्स का रेंट, मेस का पे करके क्यों यहाँ से ऑनलाइन क्लास देख रहे हो? ऑनलाइन करने के लिए कोटा आए हो क्या? क्यों तुम इतना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? यहाँ ऑनलाइन देखने का इतना ही शौक है, तुम्हें लगता है ऑनलाइन से कर लोगे तो घर जाओ ना, अपने घर पे बैठ के भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं ना। तुम अपने पेरेंट्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो यार कि सर वो ऑनलाइन में देख लेंगे? ये तुम्हारे शॉर्ट तरीके हैं, दिस इज योर कंफर्ट जोन, जिससे तुम बाहर नहीं निकल रहे हो। और निकलो भाई, नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों मजाक बना के रख दिया तुमने चीजों का कि हर चीज हम अपने हिसाब से करेंगे? अपने हिसाब से करके ना रैंडम वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस, ये लाइक दिस। एट द एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स विल बी 0। जब आएगा ना, क्लिक करोगे आफ्टर द 2 years जेई रहे, यू आर नॉट सेलेक्टेड। ये सर मैंने एफर्ट्स तो किए थे, लेकिन वो एफर्ट्स दिख नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हारे हिसाब से थे ना, डायरेक्शन रैंडम था, जब मन किया उस डायरेक्शन में था, तो उनका रिजल्टेंट एट द एंड तुम्हारा 0 ही हो जाना है। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, कोई और सच बताए या नहीं बताए, मैं तुम्हें सच बता दे रहा हूं, ठीक है? ये तुम जो YouTube की दुनिया में जी रहे हो या ऑनलाइन की दुनिया में जो जी रहे हो, जो फालतू के कमेंट्स पढ़ पढ़ के तुम्हें लगता है ऐसे सिलेक्शन होता होगा, तुम्हें हकीकत नहीं पता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, उस सीडो फीलिंग में मत आ जाना कि तुम्हें लगता है कि देयर इज सम शॉर्टकट कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 2 दिन में पढ़ के या 3 दिन में पढ़ करके जेई क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत पालो अपने मन में, ठीक है? अगर तुम्हारे मन में ऐसी गलतफहमी है तो बिल्कुल मत पालो, ठीक है? तो ये दिमाग में बिठा लो, फालतू के मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनने, आपको क्लास आना है। और अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं, आपका कोई जेन्युइन रीजन है, तो जस्ट इन्फॉर्म मी ना यार, इन्फॉर्म करो, सुनूंगा यार। आई विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प माई स्टूडेंट्स यार। आपने देखा होगा जब मैं पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों के साथ क्या बहुत फ्रेंडली रहता हूं या नहीं रहता हूं? ठीक है, मैं कभी स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ट्रीट ही नहीं करता यार, है? मैं स्टूडेंट्स को हमेशा अपना फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूं। बिल्कुल क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना करके रखता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे बहुत स्मूथली शेयर कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स वही हैं जो ऑनेस्ट है। मेरा साथ भी ये रूल है, होता है ना, पेरेंट्स क्या बोलते थे, दोस्ती उनके साथ करो जो तुम्हारे जैसे लोग हों। तो मेरी भी दोस्ती सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से रहती है। आप जाकर के देखो, एंथ्यूज के स्टूडेंट्स को देखो, लीडर के स्टूडेंट्स को देखो, दे नो कि मैं उनके साथ कितना फ्रेंडली रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? उसके पीछे शर्त है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि सर काम कर रहे हैं अपना ईमानदारी से, हमें भी ईमानदारी से करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ चलता है। उनसे कभी पूछना कि सर ने कभी गुस्सा किया था, कहेंगे पता नहीं यार, सर तो कभी गुस्सा करते ही नहीं है। और यहाँ पर हर 3 दिन बाद तमाशा करना पड़ रहा है मुझे। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम अभी उस जोन में आ ही नहीं रहे हो, तुम अपने काम को ईमानदारी से कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि यार हमारे पास कुछ और तरीके हैं जिससे जेई निकली जा सकती है। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा यार। तुम एक बार मेरे हिसाब से चलना तो शुरू करो, मेरे हिसाब से फॉलो तो करना शुरू करो। मैं भी कर देता हूँ ऐसे ही, जैसे तुम ऑनलाइन अटेंड कर लेते हो, तो मैं भी यही कर देता हूँ कि लो चलो आज ऑफलाइन नहीं लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, चलो ऑनलाइन तो हो ही जाएगी ना। तुम भी घर से बैठ के करना, और ऑनलाइन लेना आसान है यार, आराम से बैठ के पढ़ाएंगे, क्या जरूरत है इतना बोलने की, ठीक है? तुम भी ऑनलाइन, चलो चलो आज क्लास नहीं ले रहे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, हाँ। लेकिन हमें पता है यार कि क्यों, मतलब जब आपके पास बेस्ट वर्जन प्रेजेंट है तो क्यों भाई ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या मतलब है? टेस्ट की तैयारी उखाड़ लिया कुछ? टेस्ट की तैयारी कर रहे थे क्या, कुछ उखाड़ लिए क्या? हाँ वही हो ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? और नहीं पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन में पढ़ करके बोर्ड में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन जेई के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। जेई के एग्जाम में उसी के अच्छे नंबर आते हैं जो हर दिन एफर्ट करता है, 2 साल तक एफर्ट करता है। ये वो वाला एग्जाम नहीं है कि एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ के जेई निकल जाएगा। अगर इस तरीके की गलत फहमी पाल रखी है तो निकाल दो, ये वो एग्जाम नहीं है भाई। इसमें कितने मार्क्स आएंगे ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने उस पूरे 1 महीने में अपना होमवर्क कितना सिंसियरली किया, आप क्लास में कितना अटेंटिव हैं। मतलब आपके हर छोटे से छोटे एफर्ट्स ऐड होते हैं। तुम्हें अगर मैं 6 दिन की छुट्टी भी दे दूंगा ना, जाओ तुम्हारा एग्जाम है, 6 दिन की छुट्टी है, तुम फिर भी उतने ही मार्क्स लाओगे जितने कल लाए हो। ये तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो, इस बात को नोट कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर तुम्हारे कंफर्ट जोन में डाल दिया जाए कि तुम्हें टेस्ट से पहले 4 दिन की छुट्टी दे दी जाए और तुम फिर अच्छे नंबर ले आओगे, तो इस गलत फहमी को निकाल दो, नहीं ला पाओगे। जितने कल आए ना उतने ही आएंगे, मुझसे पूछ लो, लिखवा के ले लो।
उतने ही आएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। क्या ये बात समझ नहीं आ रही है तुम्हें? ये जेई का एग्जाम है। यहाँ पे रटने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे चीजों को समझना होगा, और एक दिन में इंसान नहीं समझता। वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे ही सीखता है और धीरे धीरे ही समझता है। तो इस बात को समझो, इस गलत फहमी को क्यों पाल के बैठे हो। लोग मेरे पास मैसेज करेंगे, सर वो टेस्ट के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। छुट्टी मिल भी जाएगी तो क्या मतलब है? कोई मतलब निकलता है क्या इन सब चीजों का? और अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। मैंने कहा कि दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन। आपका खुद की इच्छा है ना करने की, आपने खुद डिसाइड किया है, और डिसाइड किया तो चलो फिर, और नहीं करना तो कुछ और करो। ये तमाशा मत बनाओ इस क्लास को, ठीक है? और स्पेशली मेरी क्लास को तो बिल्कुल मत बनाना। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम कितने ईमानदार हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि जीवन में तुम जितने ईमानदार बन सकते हो ना, उससे 10 गुना ईमानदार मैं हूं अपने काम को लेकर के। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम इस बात को शायद और बेहतर तरीके से रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज क्लास के एनवायरनमेंट को ना तो खराब करें। इस बैच से मैं ये सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, ठीक है, कि इस बैच में मुझे ये बताने की जरूरत पड़े कि क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखा था कि एक स्प्रिंग में प्रॉपर्टी है कि अगर आप वहां पे F0 फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना फोर्स जनरेट हो सकता है? 2F0। क्या याद आ रहा है? तो अब लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाया। अब यहाँ पे 10 केजी के ब्लॉक को उठाना है। अगर तुम यहाँ पे एक सिंपली रस्सी लगा दोगे, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ यहाँ पर कितना मिनिमम मास हैंग करना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, तो आंसर आएगा 10। लेकिन अगर मैं यहाँ स्प्रिंग लगा दूं, क्या लगा दूं? स्प्रिंग लगा दूं, तो जितनी जरूरत है उसका आधा फोर्स लगा के भी आपका काम हो जाएगा। जैसे यहां इसको उठाना है, तो यहां कितना फोर्स चाहिए? 100 न्यूटन। मैंने अगर 100 न्यूटन जनरेट करना है, तो यहां पर ब्लॉक रख दो कितने का? 5 केजी का। 5 केजी से यहां जनरेट कितना होगा? 50। तो यहाँ 50 अगर तुमने फोर्स लगाया, तो इसमें मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा? 100। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक को उठाने के लिए मिनिमम मास, ये जो 5 केजी है, ये कम से कम मास है बेटा। इससे कम मास रख के नहीं उठेगा। मतलब कम से कम अगर तुमने 5 केजी या 5 केजी से ज्यादा रख दिया, तो ये ब्लॉक यहां से क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। अब इस सवाल का जवाब आप बहुत जल्दी दे पाए, क्योंकि मैंने इससे पहले वो रेंज वाला क्वेश्चन कराया था। लेकिन अगर हम बिल्कुल जनरल अप्रोच फॉलो करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, स्प्रिंग में फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या होता है? मैक्सिमम। तो हमसे पूछा जाता कि बताओ ये मिनिमम मास कितना होना चाहिए, तो हमने कहा मान लो m होना चाहिए। जैसे हमने m ब्लॉक लटकाया, क्या ये नीचे मूव करेगा? मान लो कितना नीचे मूव किया? y। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये मिनिमम है, m क्या है? मिनिमम है, तो जब ये ब्लॉक जस्ट उठने वाला होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं इस स्प्रिंग में एलोंगेशन मैक्सिमम होगा? पक्का? तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा kx, या इस समय बोल सकते हैं कितना? k इंटू वाई। और वो ky की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। क्या समझ में आया? अब देखो, ये तो मूव नहीं किया, सिर्फ कौन मूव किया है? ये। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, क्या लगाऊं? वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे स्पीड क्या है? 0। और बेटा बताना यहाँ पे स्पीड क्या होगी? 0। क्या मैं यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं या नहीं? तो बताओ कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? हाँ, क्या ग्रेविटी और स्प्रिंग का वर्क हो रहा है? तो मैं एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां भी 0 और यहां भी 0,
मैंने यहाँ पे स्पीड क्यों 0 की, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इलोंगेशन क्या होगा, मैक्सिमम। और आपको याद होगा जनाब कि इलोंगेशन मैक्सिमम होता है वहां पे स्पीड क्या होती है, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो बताओ ग्रेविटी का वर्क क्या लिखोगे, प्लस या माइनस? स्प्रिंग का वर्क हाफ के इनिशियल, इनिशियल कितना है 0, फाइनल कितना है बराबर 0। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा ध्यान से देखना, हमें बेसिकली यहां पर m कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? m। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एम जी वाई इक्वल टू के वाई स्क्वायर बाई 2। अरे लिख सकता हूं या नहीं? y से y कैंसिल आउट, y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक बात बताना, क्या तुम्हें के वाई की वैल्यू 100 दी हुई है? तो अगर मैं यहाँ पे के वाई की वैल्यू 100 रख दूं तो ये बताना कितना हो गया, 100/2 कितना हो गया 50। एम जी का वैल्यू 50, तो देखो एम का वैल्यू अपने आप कितना आ गया। ऐसे कर सकते हैं, ये है स्टैंडर्ड मेथड। तो जब भी इस तरीके के सवाल आए तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे वो यूज करने हैं, या फिर आपको जो वर्क एनर्जी में सिखाया गया है वो यूज करना है। क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स वहां मैक्सिमम नहीं होता जहां फोर्स 0 होता है, स्प्रिंग फोर्स वहां मैक्सिमम होता है जहां पर स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले। यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, क्या है, इंक्लाइंड सरफेस। ये सरफेस कैसा है, रफ। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, और वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्प्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर है, और स्प्रिंग में अभी कोई भी इलोंगेशन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द minimum mass of the m, minimum mass of the m, so that the block of 2 kg, so that the block of 2 kg move up the inclined plane, so that the block of 2 kg move up the inclined plane. कितना भाई, सॉल्व करो, सॉल्व। डर गए क्या? खौफ भी जरूरी है। तो मैं सुधार के रहूंगा बेटा, तुम भी सोचोगे कहां फंस गए, या तो छोड़ दोगे या फिर फोड़ दोगे। हाँ भाई, कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, इस ब्लॉक को कहां मूव कराना है, ऊपर या नीचे? हाँ, ऊपर मूव कराना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स चाहिए। ठीक है, मान लो इस स्प्रिंग फोर्स को एफ लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, एफ। एक बात बताना, अगर इस ब्लॉक में टेंडेंसी ऊपर मूव करने की आएगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे, पक्का? एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं म्यू इंटू एन लगेगा? और कोई फोर्स जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है? यस, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक और फोर्स है जो लग रहा है, दैट इज व्हाट, एम जी साइन थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? मैंने सुना है साइन 37 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है,
4/5, 3 अगर उस वैल्यू को पुट कर दो तो ये कितना हो गया 12 म्यू एन। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। एक बात बताओ, क्या नॉर्मल ऊपर लगेगा? क्या इस डायरेक्शन में नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? हाँ, एम जी कॉस थीटा। अरे गरीबों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बात बताओ, अगर cos 37 की वैल्यू पुट कर दें, किसकी? cos 37 कितनी होती है? 4/5। तो बताने वैल्यू कितनी होगी? 16। म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है? क्या म्यू इंटू एन। नॉर्मल का वैल्यू 16, म्यू का वैल्यू हाफ इंटू 16 कितना आया? 8। एक बात बताना, जब ये ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू करेगा, जस्ट मूव करना शुरू करेगा, तो ऊपर वाला फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए? 12 या 8? ना 12 ना 8, कितना? 12 प्लस 8 जो कि कितना है? 20 है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। जनाब सवाल खत्म हो चुका है। जो मैंने तुम्हें मेथड बताया, ट्रिक बताई है, क्या उसका सवाल खत्म हो गया है? मुझे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट करना है? अगर स्प्रिंग फोर्स 20 जनरेट करना है तो ये ब्लॉक कितना फोर्स लगाए? 20, 40 या 10? जितना जनरेट करना है क्या उसका आधा लगा दे? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना लगा दे? 10। और ये 10 लगाने के लिए इसका मास कितना होना चाहिए? हाँ, 1 kg। खत्म हो गया। ये लो भाई, इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। यही सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर ये, लेकिन उसमें ky की वैल्यू 100 मत रखना। ky की वैल्यू कितनी रख देना? 20। नहीं आया समझ? चलिए आगे बढ़े भाई, अभी पता चलेगा। देखते हैं भाई। देखिए, बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, दो सेम ब्लॉक, लेकिन ये वाला ब्लॉक जो ए ब्लॉक है, वो जिस सरफेस पर रखा हुआ है ना, वो सरफेस कैसा है? रफ है। और वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। क्या है? म्यू। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर ये वाली सरफेस कैसी है? स्मूथ, मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, इस वाले ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पे हमने आगे एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लॉक आगे जाएगा। अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा? इलोंगेशन आएगा। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आपको एक बात बताना भूल गया था यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट ना लगाएं, या जो मैंने सिखाया, तो आपका आंसर कितना आता? 20 न्यूटन। तो कितना आता? 2। आता या नहीं आता? अगर आप एनएलएम वाले कॉन्सेप्ट लगाते, कौन से कॉन्सेप्ट? एनएलएम वाले, तो तुम कहते देखो यार यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे ब्लॉक मिनिमम कितना चाहिए? 2 kg। लेकिन आपका आंसर 2 आया है, 1 आया? 1 आया। क्यों आया ऐसा? क्योंकि स्प्रिंग की खास बात है, अगर तुम उसमें F0 लगाओगे तो वो कितना लगाएगी? 2F0 लगाएगी। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F to move the block A. Minimum value of F to move the block A. कितना? म्यू mg बाय, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अच्छा एक बात बताओ, क्या सॉल्व हो गया? तो वो सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुरंत हो जाएंगे, अदरवाइज बैठ करके बस देखते रहो। ठीक है, कितने लोगों का सॉल्व हो गया? बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, अगर इसको चलाना है तो आगे वाला फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए? अरे जल्दी बोलो, कम से कम कितना होना चाहिए? क्या हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए? और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू mg। मतलब मुझे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो जनरेट करना है, मतलब kx की वैल्यू क्या म्यू mg के बराबर होनी चाहिए? मतलब मुझे यहाँ पे जो फोर्स जनरेट करना है वो म्यू mg करना है। तो एक बात बताओ, तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा? इतना जनरेट करने के लिए क्या म्यू mg लगाना पड़ेगा?
तुम्हें यहाँ पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, म्यू एम जी बाय 2, खत्म। नहीं आया समझ, यही है। लोग सबसे पहला ये ऑप्शन दिया होता है म्यू एम जी, कितना दिया होता है म्यू एम जी, लोग पहला टिक कर देते हैं। वो हो सकता था आंसर, लेकिन कब होता, अगर बीच में स्प्रिंग की जगह क्या लगी होती, स्ट्रिंग लगी होती। क्या ये बात समझ आया? लोगों ने कहा सर इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाओ ना, मैंने कहा ये क्या होता है सर, लिख लिख करके स्टेप्स बताओ ना, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्या स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं? तो हमने कहा कि जैसे इस पे फोर्स लगाया ये ब्लॉक आगे गया, कितना आगे गया x, लेकिन एक बात तो है जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा उस समय ये ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। यहां भी क्या है 0। क्या ये ब्लॉक मूव किया है तब तक, क्या इस पर किसी का वर्क होगा, अरे बताओ जल्दी, होगा या नहीं होगा? इस पे तो किसी का वर्क नहीं होगा। तो बताओ यहां पर इस पूरे सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक स्प्रिंग और दूसरा जो फोर्स लगाया है। तो बताओ क्या लिखोगे, वर्क डन बाय एफ और वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन, ये क्या हो गया 0। मान लो ब्लॉक आगे कितना गया x, तो वर्क डन बाय एफ कितना होगा, कांस्टेंट फोर्स का वर्क बताओ जल्दी, अरे जल्दी बताओ यार, एफ इंटू एक्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखोगे, हाफ के एक्स इनिशियल चेंज इन 0। क्या गरीबों समझ में आ रहा है? या ध्यान से देखना, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, के एक्स बाई 2, कितनी आ गई, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। इसको मूव करने के लिए के एक्स किसके बराबर होना चाहिए, ये लो, ये लो, अच्छा वाला मेथड। कोई दिक्कत है क्या भाई? ऐसे सस्ते सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, कर पाओगे? ये रोडो का ही सवाल है, किसका सवाल है, ये रोडो का। क्या ऐसे सवाल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बनाएं फटाफट। मास 5 kg और के स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग। देखो भाई अटेम्प्ट करना है ना, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम अच्छे मार्क्स ला करके सेलेक्ट होना चाहते हो अच्छी रैंक के साथ, तो ये एटीट्यूड डेवलप कर लो कि क्लास में जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है। मैं इसलिए तो टाइम देता हूँ या नहीं देता, उसमें मेरा ही नुकसान है। मैं अगर तुम्हें टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि सिलेबस क्या होगा, डिले होगा। एक तरीका क्या है, यहाँ क्वेश्चन लिखूं, इसके नीचे क्या लिख दूं, सॉल्यूशन, फिर तुम्हें समझा दूं। फिर यहाँ क्वेश्चन लिखूं, इसके नीचे क्या लिख दूं, सॉल्यूशन, वो समझा दूं। इससे मेरे लिए आसानी है। क्यों आसानी है? क्योंकि टाइम से सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म। कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें भी मजा आएगा कि वाह सर, तुरंत लिखते हैं, नीचे उसका क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन, है ना। लेकिन इससे हमारा नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। हमें इसको डेवलप करना है ये, और ये तब डेवलप होता है जब उस पर आप स्ट्रेस डालते हैं और उससे सोचते हैं। तो वो मेरे करने से नहीं होगा, वो तुम्हारे करने से ही होगा। तो जब भी तुम्हें सवाल दिया जाए, ठीक है, तुम अटेम्प्ट किया करो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अगर तुम अटेम्प्ट करोगे तो फिजिक्स सीख जाओगे, तो फिजिक्स सीख जाओ। क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर वीक पॉइंट्स क्या है। हम जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि बिना गलतियां करे हम एकदम से परफेक्ट हो जाए। लेकिन जो भी लाइफ में इंसान में परफेक्शन आता है ना, वो गलतियां कर करके ही सीखता है। तो मैं देखता हूं कि आधी जनता सॉल्व नहीं करती है। क्यों नहीं? अरे किया तो कहीं गलत हो गया तो, और गलत हो गया तो फिर काटना पड़ेगा, कॉपी गंदी हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। देखो भाई ऐसा है, ये तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास ही रहेंगे, किसी और के पास जाने वाले नहीं है। और आईआईटी का प्रोफेसर ऐसे नहीं है कि नोट्स कितने कलर के पेन से लिखते हैं इसको देख करके तुम्हें सेलेक्ट कर ले। अरे वाह, फूल भी बनाया है,
नदी भी भाई है। चलो भैया इसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दो। ऐसा कुछ होने वाला, जिसकी फिजिक्स की कॉपी जितनी गंदी होगी, जितनी बार कटा होगा, जितनी बार उसने एफर्ट किया होगा, गारंटी है इस बात की कि वही उतने अच्छे से फिजिक्स सीखेगा। ठीक है। करण अग्रवाल AIR 18 2018-19 की बात है। मैं उसके नोट्स दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई साहब, ऐसा कोई पेज नहीं जिस पे कट लगाना हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देते थे, वो सॉल्व करता था, तो कभी कभी सही होता था लेकिन कभी कभी गलत होता था। गलत होता था तो उसको काटता था, फिर दोबारा से लिखता था। उससे पता है क्या सीख मिली? उससे उसे पहले से ही पता चल गया, जैसे उसको रिवीजन करना है तो उसको कटा हुआ लिखा हुआ है, तो उसको पता, उसने खुद काटा तो उसको पता होगा ना क्यों काटा, और वो दिख रहा है उसको कटा हुआ। काटना भी ऐसे नहीं है कि ऐसा काट दो कि देख ही नहीं पा रहे। जैसे मान लो गलत हो गया तो ऐसे लाइन लगा दो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पता है कॉपी फाड़ दी, है ना? ऐसा नहीं, काट आपको कट लगाना है तो एक सिंपल सा इस तरीके से आप कट लगा दो लाइक, और यहाँ लिख लो। उससे पता है क्या फायदा होता है? अभी फायदा नहीं होगा, बहुत लंबी रेस है बेटा, बहुत लंबी रेस है। इनका फायदा मिलेगा, तुम एकदम से सडन से बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। कब फायदा मिलेगा? जब तुम रिवीजन कर रहे होगे, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारे बगल में वो मेथड भी लिखा होगा जो तुमने पहली बार किया था, और तुम्हें देख करके तुरंत समझ आ जाएगा यार यहाँ पे मैंने ये गलती करी थी। मतलब तुम्हें याद रहेगा कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं। और जो गलतियां नहीं कर रहा है वही तो अच्छी रैंक ला रहा है यार। और गलतियां वो नहीं कर रहा जो गलतियों से सीख रहा है, और गलतियों से वो सीखेगा जो गलतियों को याद रखेगा। याद तब रहेंगी जब लिखी होंगी। हम लिखते क्या है? हम तो सिर्फ सजावट करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो सजावट पे ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन दिया जाए, अटेम्प्ट करो, चाहे गलत ही करो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मान लो देख करके कि समझ ही नहीं पा रहे कहां से शुरू करूं, तो स्टाइल मारो, ऐसे फोर्स लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नॉर्मल बनाओ, MG बनाओ, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन ट्राई करो। क्या करो? ट्राई करो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक 5 kg का ब्लॉक, कितने केजी का? 5 kg का। ठीक है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये स्मूथ है या रफ है? हाँ, रफ है। ठीक है, ये ब्लॉक आराम से बैठा हुआ था अपनी नेचुरल लेंथ पे। मतलब स्प्रिंग क्या है? अपनी नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग में ना तो कोई इलोंगेशन है ना कोई कंप्रेशन है, कोई तकलीफ। ठीक है, इस 5 kg वाले ब्लॉक को सडनली एकदम से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? 12 पॉइंट, मतलब 12/5 का स्क्वायर रूट। मतलब ऐसा था ब्लॉक रखा हुआ था, तुम जा रहे थे, तुमने देखा, ओहो, तो तुम्हारी तो आदत है क्या हर चीज में टांग अड़ाने की, तो देखा अच्छा तुम ऐसे बैठे हुए आ, तो शटक एकदम से किक दिया, मतलब तुमने एक इंपल्स दिया। क्या दिया? इंपल्स। इंपल्स दिया तो सडन एकदम से वेलोसिटी मिली, क्या होगा? क्या ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा? ये आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। क्या हमेशा जाता जाएगा? नहीं, आगे जा रहा होगा लेकिन फ्रिक्शन भी लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, तो कहीं जाकर के रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो क्वेश्चन लिखें फटाफट। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मन में गालियां तो बहुत देते होगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत पड़ चुकी है। ठीक है, सोचते तो होगे मेरा भी टाइम आएगा, इसी को बॉम्ब से उड़ाना है मुझे। कितने लोगों का रूट 11 आ रहा है? गलत है आंसर। कितने लोगों का 6 आ रहा है? 5, 1, 1 इज करेक्ट। 1 इज करेक्ट भाई। चलिए, समय समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। ठीक है, कितने लोग आंसर 1 निकाल चुके हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक क्वाड्रेटिक बन रही है जो सॉल्व नहीं हो रही? क्या सर, काय की क्वाड्रेटिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं बनना। कैसे मजाक कर रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, कैसा भी हो। हमसे बोला मैक्सिमम कंप्रेशन, ये ब्लॉक आगे जाएगा,
मुझे कॉन्सेप्ट फिजिक्स मुझे क्या सिखाती है कि जहां पर ये कंप्रेशन मैक्सिमम होगा गारंटी है वहां पे वी क्या होगा, जीरो। मान ले कंप्रेशन आया एक्स डिस्टेंस चलने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं क्या? जब भी आपको v दिया हो और x की बात की जाए, v दिया हो और x वैक्स की बात की जाए, तो तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि वी शुड यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बताइए जनाब क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और कोई है भूला भटका कहीं से आया हो? पक्का बराबर चेंज इन काइंड। पहले ये बताओ इज्जत के साथ ये इतना तो लिख लिया करो, कुछ समझ में नहीं आता तो यही लिख लिया करो, इतना तो लिख लिया होगा भाई। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखने का तरीका पता है, हाफ के एक्स इनिशियल, इनिशियल कितना है जीरो, एक्स फाइनल कितना है एक्स, क्या कोई तकलीफ? प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 mg। लोग इतना ही लिख देते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने इतना लिख दिया फ्रिक्शन का वर्क? बेटा अभी एक्स भी तो आएगा, म्यू एम जी तो फोर्स है, पता नहीं मुझे नहीं पता, ये लोगों से गलती हो जाती है, म्यू एम जी लिख के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन म्यू एम जी तो फोर्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक बताओ ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया? क्या इतना समझ में आ गया? यहां से एक क्वाड्रेटिक बनती है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर जीरो। कभी भी ऐसा होगा ना जहां पे स्प्रिंग होगी और फ्रिक्शन होगा, गारंटी है कि क्वाड्रेटिक बनेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में एक्स स्क्वायर आना तय है, स्प्रिंग में एक्स स्क्वायर आना तय है, और फ्रिक्शन है तो एक्स आना तय है, और एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों एक साथ आ गए तो क्या बनेगी? और क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, पहली बार सुने हो तो ऐसे सदमे में क्यों देख रहे हो? अच्छा ये भी था, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्या क्वाड्रेटिक के दो रूट है या नहीं है? इंटरेस्टिंग बात होगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव आएगा। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करते हैं तो दो रूट आ रहे होंगे, x बराबर 1 और x बराबर -6। क्या ये समझ में आया? अब देखना ध्यान से, सर अब कौन सा आंसर लें कौन सा ना लें, इन दो में से आंसर तो आ गया, जो पॉजिटिव हो वो ले लो, जो पॉजिटिव है वो ले लो। मतलब हम ये कह सकते हैं x बराबर 1 मीटर, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। सर तो -6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना? अब देखो ये तो मैथ्स है ना, मैथ्स वालों को तो कुछ पता नहीं होता। आपने कंडीशन क्या लगाई थी, स्पीड को क्या किया था, जीरो। स्पीड दो जगह जीरो होती है, इधर भी जीरो है और इससे पहले भी तो कहीं जीरो रही होगी, लेकिन मैथ्स को थोड़ा ना पता है ये बात। लेकिन जब आपने इक्वेशन सॉल्व किया तो ये बता रहा है, आपको पता है दो एक्सट्रीम होती है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम और एक राइट एक्सट्रीम। जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो पॉजिटिव है वो ले लेना, लेकिन कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट -6, तो -6 का मतलब पता है क्या है? यहां पर, यहां से 6 मीटर पीछे, 6 मीटर पीछे यहां से, अगर इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो। कैसे देख रहे हैं? अरे नहीं आया समझ? क्या सॉल्व हो गया भाई? क्या क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक देख के छोड़ दोगे क्या? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा अगला सवाल। अब थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या है। ये एक वेज जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, जो है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना कोई सुधार पाया है ना कोई सुधार पाएगा, लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, एक ब्लॉक, यहाँ पे सर्कुलर आर्क है, कैसा आर्क है,
सर्कुलर आर्क है, यहां पर एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया है, रेस्ट से। किससे रिलीज किया है? रेस्ट से। ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ। स्मूथ का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक यहां से चलना शुरू होगा। अरे चलेगा या नहीं चलेगा? कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। कौन कह रहा है ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। कहां जाएगा बेटे? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by block on the wedge at point B. Block on the wedge at point B. हाँ बता, क्या बता? हाँ फ्रिक्शन है बेटा। क्या है? फ्रिक्शन। तो एनर्जी डिसिपेट हो रही है। क्या? 3 वो जितने भी क्वेश्चंस कराए थे देखो वहां फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है, वहां ऑक्सीलेट कर रहा था। ये हमेशा के लिए ऑक्सीलेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाएगा। इधर होगा ही नहीं, हमने तो इधर से दिया है। मैं तो बस बता रहा हूँ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्या सॉल्व हो गया भाई? कितना क्या आ रहा है आंसर? कितने लोग आ रहे हैं? अरे सॉल्व करो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या आ रहा है आंसर? शकल देख रहे हैं नालायक। ऑनलाइन वाले तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बताओ, उनका आंसर आ गया। हाँ, ये 4 बार पेन चलाने से वो वेज स्मूथ नहीं हो जाएगा। गलत बना दें अभी यहीं पे ना। ये डिजाइन विजाइन मत बनाओ भाई, ठीक है। क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए देख के छोड़ देने चाहिए। क्या यही कहना है तुम्हारा? लग रहा है तुमसे बन नहीं रहे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, छोड़ो, गरीबी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताना, यहां पर सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी थ्योरम, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है? कंबाइन कर। एक बात बताना, जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा, कभी तो पहुंचेगा ही, और मान लो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में v हुई। क्या हुई? v। इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा? नीचे क्या लग रहा होगा? क्या जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर का है, ऊपर या नीचे है? पक्का? तो एक बात बताना जनाब, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए सी। क्या लिखा जा सकता है? ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर m इंटू ए सी। अगर इस पॉइंट पर स्पीड v है तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल की वैल्यू है वो कितनी आ गई? mg प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन v तो पता ही नहीं है, v तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन अगर v निकालना है तो क्या करें? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे भाई? क्या बात कर रहे हो? पक्का? जल्दी से बताना जनाब, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूं ए से बी में। कहां से कहां में? ए से बी में। कितने फोर्स हैं जो वर्क करेंगे? कितने? 2 फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन सा? नॉर्मल और mg। क्या इन दोनों का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? लेकिन नॉर्मल का वर्क क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्या लग रहा है? सरफेस के ग्रेविटी का वर्क लिखना है। जल्दी बताओ, ग्रेविटी का वर्क क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस पाथ से चल के आया है? ग्रेविटी का वर्क किस पर डिपेंड करता है? क्या सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो ये डिस्टेंस कितना है? r। तो बताना ग्रेविटी का वर्क कितना लिखोगे? बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल क्या थी? 0। फाइनल कितनी? नहीं आया समझ? तो मैं बस यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। बताओ यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 2mgr। क्या इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए? अरे देखो जल्दी से बताओ।
तो बताओ यहाँ पे जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो गया। तो इस तरीके के सस्ते सवाल है, अगर आप स्पीड निकाल पा रहे हैं तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने तो यहाँ पे पूछ लिया, ये किसी और एंगल पे थीटा पे पूछ लेता तो सॉल्व हो जाता कि देखते ही छोड़ देते। अरे हो पाता या नहीं हो पाता। तो इसको बोलते हैं, लिखने के लिए लोग हेडिंग डलवा देते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सर्कुलर मोशन। लेकिन अपने लिए ऐसी कोई हेडिंग डालने की जरूरत है क्या? क्या इस तरीके के सिंपल प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे या नहीं? आवाज नहीं आ रही। हुआ क्यों नहीं था ये? हो गया था। चलिए अगला सवाल फिर। ये कुछ इस तरीके का आप देख पा रहे होंगे, ये एक यूनिफॉर्म चेन है। क्या है? यूनिफॉर्म चेन, जिसका मास क्या है? m, और टोटल लेंथ जो है वो क्या है? l। ठीक, इस यूनिफॉर्म चेन का कुछ पोर्शन यहां रखा हुआ है और कुछ पोर्शन यहां पर हैंग कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या बात कर रहे हो, दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये पोर्शन जो इस समय हैंग कर रहा है ये है L/3। क्या है? L/3। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? हाँ, 2L/3। देखो आराम से देख लो, 2 कौड़ी का सवाल है। कितने कौड़ी का है? 2 कौड़ी का चूरन सवाल, सस्ता वाला। ठीक है, क्या इस समय दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। टोटल मास कितना है चेन का? लेंथ कितनी है? L। फर्स्ट पार्ट लिखें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, so that chain does not slip, so that the chain does not slip. Find the minimum value of mu so that the chain does not slip. बताओ, हाफ क्या? हाफ 1/3। अगर ये चेन स्लिप नहीं हो रही तो खींचने वाला फोर्स बराबर क्या रोकने वाला फोर्स होना चाहिए? क्या बात कर रहे हो, पक्का? तो एक बात बताना जनाब, खींचने वाला फोर्स कौन है इधर? क्या नीचे mg है? लेकिन यहां पे जो चेन हैंग कर रही है उसका मास कितना होगा? अगर लेंथ L/3 है तो क्या मास भी M/3 होगा? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि खींचने वाला फोर्स क्या M/3 इंटू जी होगा? रोकने वाला फोर्स कौन है? हाँ, फ्रिक्शन। कौन है? फ्रिक्शन है। क्या बात कर रहे हो, पक्का? तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल पूरी चेन के लिए लोगे या इतनी चेन के लिए लोगे? अगर यहाँ पर 2L/3 रखा हुआ है तो कितना मास रखा है? 2m/3। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो 2m/3 इंटू जी होगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा है और mg फोर्स इसको खींच रहा है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई माई का लाल भी इसको स्लिप होने से रोक पाता या नहीं रोक पाता? नहीं रोक पाता जनाब। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर खींचने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स जस्ट एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो म्यू इंटू 2m/3 इंटू जी बराबर m/3 इंटू जी। इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है। यहां से
दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ए पार्ट, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्या समझ आ गया? अगला बी पार्ट क्या है जनाब? सस्ता सवाल है ये भी। अब हमने क्या किया, जो म्यू की वैल्यू है वो 1/4 ले ली। कितनी ले ली? 1/4। स्लिप करेगा या नहीं करेगा? बता दो शर्मा क्या रहे, करेगा पक्का? अब है म्यू की वैल्यू 1/4, तो ये स्लिप करेगा, तो स्लिप करके कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्वेश्चन लिखें जल्दी से। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन when the chain slips completely from the table, when the chain slips completely from the table. Okay. mgl by 9, किसी का आया क्या आंसर? फैल गए, फैल गए। कुछ का 8-9 आ रहा है, कुछ का 18 आ रहा है। चलिए ठीक है, समय समाप्त, समय समाप्त। देखिए एक बात बताइए मुझे, देखिएगा ध्यान से, अप्रोच समझिए, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो तो डेवलप हो। एक्चुअली में यहां पर इस चेन का हर एलिमेंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा टेबल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंड कितनी दूरी पर है, देखो टफ, थोड़ा टफ सवाल है, कितनी दूरी पर है? तो अगर इसको नीचे पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस चलना होगा? 2l/3। और अगर कोई यहां से इधर कहीं हुआ l/3 पर, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा? l/3। तो सब सेम डिस्टेंस चल रहा है या अलग अलग चल रहे हैं? अगर मान लो इस रस्सी के बहुत छोटे छोटे एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट पे फ्रिक्शन का वर्क सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो हमने कहा कि भाई साहब यहां से एक्स डिस्टेंस इधर चले जाओ, यहां से एक्स डिस्टेंस इधर चले जाओ, और यहां तुम एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, मान लो उसकी लेंथ क्या है? dx। तो ये कितना मूव करेगा? हाँ, क्या एक्स मूव करेगा? तो बताना इस एलिमेंट पे फ्रिक्शन का वर्क, अगर मैं बोलूं बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो वर्क भी क्या होगा? बहुत छोटा। वो वर्क कितना होगा? माइनस म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। सही लिख रहा हूं क्या? ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां तक? एक्स। ये बताओ ये किसी को समझ आया कि नहीं आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये बात क्लियर है? और एक बात बताओ, इस पे नॉर्मल dn लग रहा है, तो वो dn किसके बराबर होगा? इसके मास के बराबर। और मास कितना है? dm इंटू g। तुम क्या इस छोटे से एलिमेंट का मास लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? पूरे चेन का मास कितना है? m। लेंथ कितनी है? l। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ? m/l। तो अगर इसकी लेंथ dx है तो इसका मास कितना होगा? m/l इंटू dx इंटू g। नहीं आया होगा? इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 पेन 50 रुपए के आते हैं। कितने रुपए के आते हैं? 50 रुपए के। तो 2 पेन कितने के आएंगे? कैसे निकाला? क्या पहले एक चेन, सॉरी, एक पेन की कीमत निकाली और फिर उसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। वही तो है बेटा। ऐसे देख क्या रहे हो आंख फाड़ फाड़ के, लग रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया। मैंने कहा पूरी चेन का मास कितना था? लेंथ क्या थी? एल। तो अगर 1 मीटर चेन का मास पूछता तो कितना लिखते? और अगर मैंने लेंथ dx ले ली तो इसका मास क्या लिखते?
यही तो लिखा है। क्या गरीबों, समझ में आया? ये रहा डीएम इंटू जी, क्या ये डीएन के बराबर होगा? जो भी, क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू बनेगी माइनस, माइनस क्यों लगाया समझ आ गया होगा, म्यू एम एल जी एक्स डी एक्स। हमें निकालना है टोटल वर्क। अगर इस पे वर्क कैलकुलेट कर लिया, क्या इसी तरीके से हर एलिमेंट पे वर्क कैलकुलेट करते चले जाएं और सबका क्या करते हैं, समेशन। सबका क्या करते हैं, समेशन। लिमिट लगानी पड़ेगी, बताना ये एलिमेंट कितनी दूरी पर है, 0, और ये वाला यहां से कितनी दूरी पर है, 2l/3। देखो कैसे गरीबों की तरह देख रहे हैं, कितनी दूरी पर है, 2l/3। क्या लिमिट यहां पर 0 से 2l/3 लगा दिया जाए? अभी भी नहीं आया समझ? तो जरा ध्यान से देखना, यहां पे लिखूंगा माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू दी हुई है mg/l। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, 2l/3। 2l/3 का स्क्वायर और एक हाफ पहले से आ चुका है, देख लो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 9 आ रहा है, माइनस के mgl/18। दिस इज द आंसर। नोट डाउन दिस। गलत किया है क्या है? देखो भाई, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। एक्स स्क्वायर की लिमिट पुट कर दी, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 18। ये मेहनत क्यों करनी पड़ी? क्या क्या बेटा, ये क्या होता है, क्या होता है ये? ज्यादा सीख गया क्या फिजिक्स? तो पढ़ाया मैंने अभी, तो किसने बता दिया? ऐसी चीजों की मत नाम लिया करो जो सुने ही ना हो। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हर एलिमेंट पे फ्रिक्शन का वर्क सेम होगा या अलग अलग होगा? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको आ गया? नोट डाउन दिस। हाँ, क्या बेटा, क्या बता? सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क पूछा गया है तो ग्रेविटी का वर्क क्यों लूंगा? क्यों भाई, फ्रिक्शन का ही तो पूछा गया है। या देखना ध्यान से, लिमिट कैसे रखी दोबारा से बता रहा हूं। ये वाला एंड कितना मूव करेगा, 0 सरफेस पे, और ये वाला एंड कितना मूव करेगा, क्योंकि ये एंड यहां से कितनी दूरी पर है, 2l/3। पूरी चेन को कवर करना है, जो चेन इस टेबल के ऊपर है, तो लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा, 0 से 2l/3। क्या क्लियर है भाई? ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया और देखा कि अगर वो x डिस्प्लेस होता है यहां से यहां, तो उस पर फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, वो मैंने लिख लिया। बहुत आसान है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। dn की वैल्यू लिखनी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उस एलिमेंट का मास इंटू g। अब ये कैसे लिखते हैं, बहुत पहले भी कर चुके हो और बहुत बार कर चुके हो, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो लगाया, लिमिट लगाई, यू विल गेट द आंसर। क्या आगे बढ़े जनाब? चलिए, क्या कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ? अच्छा, कौन बोल रहा है, बोल कौन रहा है? हाँ, क्या? अबे ग्राउंड पे, पहले तो हवा में आएगा ना, कि ग्राउंड पे गिरा दें सीधे? जब टोपी बाज है यार, कोई चीज स्लिप करते हुए नीचे आती है तो जीरो हो जाती है तुरंत वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़े भाई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। देखिएगा, ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन समझाना जरूरी है कि दिखती नहीं है फिर।
सबसे पहले हेडिंग इंटरनल। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा फोर्स जिसका एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो। जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनमें से मैंने दो पार्टिकल को कंसीडर किया, इसका नाम रखा 1 और इसका नाम क्या रखा 2। 2 ने 1 पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसका नाम रख दिया F1, और इसने इस पे फोर्स लगाया, उसको क्या बोल दिया F2। ये F1 और F2 जो है ना जनाब, F1 एंड F2 ये दोनों क्या है, ये एक्शन रिएक्शन है। क्या है, एक्शन रिएक्शन है। अगर ये एक्शन रिएक्शन है तो हम ये कह सकते हैं एक्शन भी सिस्टम के अंदर है। अरे है या नहीं है, ये रहा तुम्हारा सिस्टम, और रिएक्शन भी क्या है, सिस्टम के अंदर है। तो क्या मैं F1 और F2 को इंटरनल फोर्स बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? जल्दी बताओ, हाँ या ना जवाब दो। बोला जा सकता है क्या, पक्का? तो मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं F1 प्लस F2 इन दोनों का वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इन दोनों का वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या ध्यान से देखना, मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव किया, dr1 कितना मूव किया, dr1। अब तुम कहोगे सर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो गया? तो मैंने अभी बताया तो था कि इसके अंदर एक ही फोर्स है या बहुत सारे फोर्स होंगे, आसपास में बहुत सारे और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे जिस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा, क्या ऐसा जरूरी है क्या? क्यों भाई, ये टावर वाला ही क्वेश्चन किया, टावर से बॉल को फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे, तो कहां जाता था पहले, आगे, फिर कहां जाता था, नीचे। लेकिन जब हवा में आता था फोर्स कहां लगता था, नीचे। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। तो सवाल मत पूछना क्या कि सर फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे, ठीक। और मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जनाब, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ dr2, कितना हुआ, dr2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्शन का वर्क कितना होगा, वर्क डन बाय F1, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए dw लिख दिया, क्या लिख दिया, dw। बताना इसका वर्क क्या लिखोगे, F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर। किसी को कोई तकलीफ, हाँ या ना? अरे जल्दी बताओ फटाफट, इधर, ठीक है। F2 का वर्क क्या लिखोगे, F2 डॉट dr2। इसमें कोई तकलीफ, अरे ये तो पढ़ा है ना भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या F डॉट dr लिख सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब, जल्दी बताओ, क्या मुझे इंटरनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है? इंटरनल फोर्स मतलब वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2, क्या इन दोनों को जोड़ दूं? जैसे जोड़ेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा F1 डॉट dr1 वेक्टर प्लस F2 डॉट dr2 वेक्टर। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्या ये क्लियर है? लेकिन मैंने सुना है कि F1 और F2 एक्शन रिएक्शन, क्या एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं? मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन विपरीत दिशा होती है। मैग्नीट्यूड अपोजिट होता है, क्या याद आ रहा है, सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम होता है, दिशा क्या होती है, विपरीत। क्या मैं F1 वेक्टर बराबर क्या माइनस के F2 लिख सकता हूं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। एक बात बताओ, यहां पर F2 की जगह क्या मैं माइनस के F1 लिख दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर मैंने यहाँ पे F2 को माइनस F1 लिख दिया तो F1 आ गया बाहर, F1 कहां गया, बाहर, अंदर क्या बचा, माइनस dr2। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है F1 डॉट dr12, दिस इज द टोटल वर्क डन। देखना ध्यान से, है ना, ये जो अभी कैलकुलेट किया है, ये जब कैलकुलेट किया, ये क्या है, वर्क डन बाय एक्शन या रिएक्शन, बोथ वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ये आ रहा है फोर्स इनटू दिस। ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रिलेटिव कितना हुआ? एक्चुअली ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, ये दुनिया के किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि तुमने इसका फ्रेम ऑलरेडी फिक्स कर दिया ना। तुम ऑलरेडी बोल रहे हो कि 1 का डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम में देख रहे हो, 2 के रिस्पेक्ट में। तो 1 का डिस्प्लेसमेंट अगर 2 के रिलेटिव देख रहे हो तो दुनिया के हर फ्रेम में ये टर्म क्या आएगा,
सेम आएगा, मतलब फ्रेम इंडिपेंडेंट। क्या रहेगा? फ्रेम से इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें लग रहा होगा क्या अजीब सी बात बता दी, एक बात बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी कैलकुलेट करना है, आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, और मान लो मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है। एक बात बताना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? ए माइनस बी। ये क्या लिखोगे इसको, और ये क्या लिखोगे? अगर यहां तक पहुंचना है, क्या इसमें से इसको माइनस कर दूं? अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अगर यहाँ सी की जगह डी होता तो कैंसिल होता है नहीं होता? और डी की जगह ई होता तो, और कुछ और होता तो, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या सी पे डिपेंड कर रही है? अरे करनी भी नहीं चाहिए, जब तुम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहे हो तो तुमने ऑलरेडी फ्रेम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो तुम दुनिया के किसी भी फ्रेम से देखना, चाहे वो फ्रेम सी हो, हाँ या ना बोलो, चाहे वो फ्रेम सी हो या सी की जगह डी हो या डी की जगह ई हो, अगर तुम्हें यहां पहुंचना है तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है ये क्या लिखोगे? अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे भाई? मतलब ये जो टर्म तुमने लिखा है dr12, ये दुनिया के किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रेम से क्या है? इंडिपेंडेंट। ये टर्म क्या है? फ्रेम से इंडिपेंडेंट। जरा ध्यान से देखना, काम की बात, बहुत कॉन्सेप्ट की बात है। टोटल वर्क, सुन लेना ध्यान से, टोटल, जैसे टोटल बोलता हूं तो टोटल का मतलब होता है वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अगर मुझसे पूछे क्या एक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ करता है। एक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड करेगा, करेगा। तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि किसी भी फोर्स का वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्या याद आ रहा है? एक्शन का फ्रेम पे करता है, हाँ करेगा। रिएक्शन का करता है, करेगा। लेकिन एक्शन प्लस रिएक्शन को जैसे ही जोड़ दोगे तो दुनिया के किसी भी फ्रेम में क्या आएगा? सेम आएगा। नहीं आया बात समझ? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो ये रहा तुम्हारा एक्शन और ये क्या है? रिएक्शन। मैं यहाँ ग्राउंड फ्रेम से देखता हूं, मैं इस ग्राउंड फ्रेम से देखता हूं, तो F1 का वर्क आया सपोज 10 जूल। कितना आया? 10 जूल। F2 का जो वर्क आया वो सपोज आया 5 जूल। कितना आया? 5 जूल। ठीक, मैंने कौन से फ्रेम से देखा है? हाँ या ना में जवाब दो, कहां से देखा है? हैं? आवाज नहीं निकलती तुम्हारी। कहां से देखा है? मैंने अपना फ्रेम चेंज कर दिया जनाब, मैंने अपना फ्रेम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मैं किसी और फ्रेम से देख रहा हूं, जैसे मैं किसी और फ्रेम से देखना शुरू किया तो सपोज, ध्यान से सुनना, इसका जो 10 जूल आ रहा था वो 10 जूल की जगह 7 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 जूल। ये भी बदल जाएगा, रिएक्शन, लेकिन गारंटी है वो कितना आएगा? 8 जूल। क्या तुमने जैसे ही फ्रेम, मान लो ये तुम चलेगा ट्रॉली के फ्रेम में, किसके फ्रेम में? ट्रॉली के फ्रेम। जैसे ही तुम ट्रॉली के फ्रेम में गए, क्या एक्शन का वर्क चेंज हो गया? 10 से कितना हो गया? ये 5 से क्या हो गया? ये दोनों चेंज हो गए, लेकिन इन दोनों का सम क्या आ रहा है? दोनों का सम क्या आ रहा है? क्या 10 और 5 और 10, 7 और 8 क्या सेम आ रहा है? तो ये हमेशा होगा। ये प्रूफ कर चुका हूं मैं, यही तो प्रूफ है, क्योंकि टोटल वर्क आ रहा है दिस, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के रिलेटिव कितना हो रहा है। तो अगर कोई पूछे क्या किसी इंडिविजुअल फोर्स का वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? करता है। लेकिन अगर कोई बोल दे टोटल वर्क, टोटल का मतलब जैसे ही बोला उसने क्या बोल दिया? इंटरनल। इंटरनल मतलब एक्शन प्लस, तो टोटल वर्क दुनिया के हर फ्रेम में क्या आएगा? सेम आएगा। नोट डाउन दिस। इसके बाद किसका क्लास है? दिलीप सर।
नोट कर लिया क्या? की पॉइंट्स लिखे इंपॉर्टेंट। The work done by internal force, note down this. The work done by internal force, work done by the internal force on the system is independent of choice of reference frame, is independent of the choice of reference frame. Next, second point. If the distance between the particle, if the distance between the particles in a system along the internal force remains unchanged, then work done by internal force on system is zero. Then work done by internal force on the system is zero. क्या बात कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। आपको एक बात समझ आ गई है कि ये वर्क इस पर डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के रिलेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब एक पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में टोटल वर्क इंटरनल फोर्स का क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या देखिएगा ध्यान से। अब मैं आऊंगा वापस वहां लौट करके जहां से मैंने बात शुरू करी थी। क्या है वो देखें। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, मैंने कहा था आगे मैथमेटिकली प्रूफ भी करूंगा कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो होता है। क्या याद आ रहा है? अब मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं यहां पे, जरा देखिएगा। मान लीजिए ये रहा ब्लॉक आपका M1 और ये रहा ब्लॉक आपका M2, ठीक। ये रहा बीच में टेंशन। जरा देखिएगा, मान लीजिए ये है पूरा मेरा सिस्टम, मैंने इस पे लगाया फोर्स F। इस वाले पॉइंट को मैंने बोला 1 और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला? 2। मैं जैसे ही फोर्स लगाना शुरू करूंगा तो दोनों ब्लॉक आगे मूव करने लग जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर टेंशन का वर्क होगा। इस पर टेंशन का वर्क क्या होगा? पहले वाले पे टेंशन का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। दूसरे वाले पे टेंशन का वर्क क्या होगा? नेगेटिव। एक बात बताना, इस पॉइंट के रिलेटिव ये जो पॉइंट है, अगर ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब जानते हो क्या होता है? बता। चेंज नहीं हो सकता। क्या ये वाला पॉइंट इसके रिलेटिव कभी मूव करेगा? अगर तुम इस पॉइंट पे बैठ जाओ और इससे पूछो और भाई क्या हाल है, तो कहेगा जो तेरे हाल है वही मेरे हाल है। क्या लग रहा है, मेरी बात को समझ आ रही है? अगर इन दोनों के बीच की ये दूरी L है तो ये दूरी कभी चेंज होगी? अरे जल्दी बताओ, होगी क्या? क्या ये दूरी हमेशा जनाब L ही रहेगी? तो अगर कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर 1 पे बैठ के 2 को देखोगे तो क्या 2 हमेशा रुका हुआ दिखाई देगा? क्योंकि रस्सी है इनएक्सटेंसिबल। रस्सी क्या है? इनएक्सटेंसिबल। गारंटी है कि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव वर्क हुआ होगा उतना ही इस पे क्या होगा? नेगेटिव वर्क। इसीलिए बोला था कि हमेशा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का वर्क क्या होता है? जीरो। क्योंकि अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं जनाब, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या सिस्टम के इंटरनल फोर्स है या नहीं है? और इंटरनल फोर्स का वर्क अभी थोड़ी देर पहले देखा था, किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे। किस पर? रिलेटिव। क्या पॉइंट 1 2 के रिलेटिव मूव किया है? तो लिखो इसको अंग्रेजी में फटाफट। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स
on the whole system, work done by the tension force on the whole system is always zero for inextensible string. For inextensible string. क्या ये बात क्लियर है जनाब? देखना आगे, ये थी टेंशन की बात। किसकी बात थी? टेंशन। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये रहा एक ब्लॉक और ये रहा दूसरा ब्लॉक। ये रहा M1 और ये रहा M2। जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा उसी को आज के लेक्चर में मजा आएगा, अदरवाइज तुम्हें घंटा भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये रहा M1 और ये क्या है? M2। मैंने लगाया इस पे फोर्स और ये चलने लगे आगे। चलन दो, क्या जा रहा है। एक बात बताओ, M1 M2 पर क्या नॉर्मल लगाएगा? किधर लगाएगा? है आगे। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? है पक्का? और अगर इसके ऊपर पूछो नॉर्मल का वर्क नेगेटिव होगा। अरे क्या समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो M1 पे नॉर्मल लग रहा है, अगर मैं M1 की बात करूं जनाब, तो M1 पे नॉर्मल लग रहा है इधर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? इधर। तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब कि जो नॉर्मल का वर्क है 1 पर, वो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसी तरीके से जनाब अगर M2 की बात करें, M2 की, क्या M2 पे नॉर्मल इधर लगा है? तो जरा ध्यान से देखना, हम बोलेंगे वर्क डन बाय N2 पॉजिटिव या नेगेटिव। इन कसम से बता रहे हैं तुम्हें कि जीवन में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले से कम या क्या हो, ज्यादा। जितना पॉजिटिव का वर्क होगा उतना ही नेगेटिव का वर्क होगा। मतलब अगर ये माइनस के 5 जूल है तो ये भी कितना आएगा? प्लस के 5 जूल आएगा। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा देखो जरा, मैंने कहा इसको मान लो अपना सिस्टम। क्या मान लो बेटा? सिस्टम। तो अगर सिस्टम मान लिया तो आपस में ये जो भी गुटर गुटर कर रहे हैं वो इंटरनल है या नहीं है? M1 ने M2 पे जो फोर्स लगाया या M2 ने M1 पे जो फोर्स लगाया, क्या वो इंटरनल फोर्स है? मान लो यहां पर अपन ने एक पार्टिकल मान लिया 1, जस्ट बिल्कुल पास माने। सर कितना पास? जितना पास हो सकते हैं उससे भी ज्यादा पास, बिल्कुल 1 2। एक बात बताओ, क्या इन दो पार्टिकल के बीच में कभी सेपरेशन चेंज होगा? हम रिजिड बॉडीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिजिड। हम यहाँ पे ऐसी बॉडी कंसिडर कर ही नहीं रहे कि फोर्स लगाया उसकी शेप ही चेंज हो गई। वो हम आगे जाकर के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक इलास्टिसिटी। कौन सा चैप्टर? इलास्टिसिटी। क्या हमने आज तक ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि एक स्क्वायर था, फोर्स लगाया, ट्रायंगल बन गया? हम तो हमेशा शेप क्या मान के चलते हैं? सेम। तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। एक बात बताओ, अगर 1 2 को देखेगा तो क्या 2 से चलता हुआ दिखाई देगा? क्या रुका हुआ दिखाई देगा या नहीं? क्या इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कभी चेंज हो रहा होगा? अभी तो पढ़ा था कि इंटरनल फोर्स का वर्क किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव सेपरेशन, जो कि कभी भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स का टोटल वर्क, क्या बोला? टोटल वर्क किसी भी गिवन सिस्टम पर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। माइक चेक। स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट अंग्रेजी में। The total work done by the normal force, the total work done by the normal force on the whole system, on the whole system will always be equal to 0, on the whole system will always be equal to 0 for rigid bodies, for rigid bodies. चलिए देखिएगा जनाब, एक ब्लॉक है 2 kg का मान लो, ये ऊपर की डायरेक्शन में एक लिफ्ट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से,
जो कि कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है बी, बिल्लू भैया आपके, और यहाँ पर ए कहां पर है ग्राउंड पर, ए कहां पर है और बी कहां पर है लिफ्ट के अंदर। ब्लॉक ये लिफ्ट ऊपर कैसे जा रही है, कैसे जा रही है जनाब, है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कोई दिक्कत क्या। ठीक है, अब आपके सामने मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूं, चार्ट नहीं बेटा, थोड़ा सा मसाला कम डालिएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल on block देखिए क्या है चार्ट के अंदर, थोड़ा सा पापड़ी है। हमें निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ ए, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द लिफ्ट इन फ्रेम ऑफ ए। ये है टोटल वर्क ऑन सिस्टम, नॉर्मल का टोटल वर्क। लेकिन सर समय तो बताओ, 2 सेकेंड। कितने सेकेंड 2 सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, वर्क डन बाय नॉर्मल इन 2 सेकेंड्स। जल्दी से बता दो फटाफट। अब तो रेगुलर होगी ना फिजिक्स, अब आएगा मजा बेटे। बहुत ऑल्टरनेट का गेम खेले वो। दोबारा से बता दूं क्या क्वेश्चन, चलो चार्ट भरो जल्दी से, भरो जितने मसाले भरने हैं उसमें डालो जल्दी से जो डालना है। स्केल मत निकाल लेना, बनाने लग गए नाप नाप के, बराबर के बनाने हैं सारे ब्लॉक। टेस्ट में परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो भाई, नॉट एक्सेप्टेबल। तुम्हारी इज्जत है या नहीं है, लेकिन भाई की इज्जत बहुत है, मुझे चिंता भी अपनी इज्जत की। तुम नाम मत डुबा देना, क्या पीछे वाले तो सोचें डुबा के जाएंगे नाले में है? अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, बहुत आसान है यार ये तो। देखो ध्यान से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, है है 0, क्यों कांस्टेंट है, वंडरफुल। तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, लेकिन ऊपर वाला फोर्स बराबर, क्या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 20। मैंने सुना है कि 2 सेकंड में अगर कोई चीज कांस्टेंट से चल रही हो, रफ्तार उसकी 3 हो, तो 3 इंटू 2 6 चलती है। ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। सर ये क्यों निकाला, बस ऐसे मौज लेने के लिए। एक है ये रख ग्राउंड, ये ग्राउंड से देख रहा है, नॉर्मल कहां लग रहा है, ग्राउंड से देखने पे ब्लॉक कितना ऊपर गया 6। नॉर्मल की वैल्यू 20 इंटू ये सवाल बहुत आसान है, 2 कौड़ी का सवाल है, ठीक है, बस मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए दिया है। तो 20 इंटू 6 कितना होता है 120, प्लस के प्लस होगा ना। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन लिफ्ट, लिफ्ट पे यही नॉर्मल कहां लग रहा होगा नीचे, एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल नीचे लेकिन लिफ्ट कहां गई है, तो यहां पर। ये टोटल, टोटल मतलब दोनों एक्शन प्लस रिएक्शन जोड़ दें, कैसा लगा। बी के फ्रेम में नॉर्मल का वर्क है 0, इसके में 120, इसके में 0। अभी तो बताया था कि फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इसके रिस्पेक्ट में ये कभी चला ही नहीं, ये भी 0, ये भी 0। इस सवाल का आंसर क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा समझना है लॉजिक। अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मल का वर्क ब्लॉक पर अलग अलग फ्रेम में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज है
जो कि सेम है दोनों फ्रेम में, क्या? टोटल वर्क। टोटल की जैसे ही बात की गई, ज्यादा तेज हो गया, गिरेगा विरेगा तो नहीं भाई। अगर टोटल की बात की गई, किसकी बात की गई? टोटल। टोटल का मतलब एक्शन प्लस, तो वो हर दुनिया के फ्रेम से क्या आएगा? सेम आएगा। और नॉर्मल का है तो हमेशा क्या आएगा? क्या टोटल जीरो आया? इसी केस में नहीं, हमेशा। क्या? हमेशा नॉर्मल का टोटल वर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। क्या याद रहेगा? नॉर्मल का भी जीरो होता है, टेंशन का भी जीरो होता है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है जिसका हमेशा जीरो होता है, स्टैटिक। क्यों स्टैटिक लगता ही जब है, जब दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही होती। उस दिन पूछ रहे थे ना ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब दूसरे पॉइंट को देखोगे तो हमेशा तुम्हें रुका हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? रुका हुआ। अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे, अभी बस यहीं पर विराम लगाते हैं। ठीक है, एक तो टेस्ट पेपर, पेपर वन कल डिस्कस करेंगे। कौन सा पेपर? पेपर वन। वैसे ज्यादा डाउट होने नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो देना जरा, रेस देना, रेस। होमवर्क लिखो, होमवर्क करके आना है, ठीक है भाई। ये जितना भी बताया आज का लेक्चर बहुत फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। रेस नंबर 40 कंप्लीट, रेस नंबर 40 कंप्लीट। लाओ भाई शीट दो। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, O2 में क्वेश्चन नंबर 20, O2 में क्वेश्चन नंबर 20। और लिख लो, O2 में 5, 6 और 9। क्या हुआ? बातचीत मत करो। 5, 6, 9 और 3, 3, 5, 6, 9, 20, और रेस नंबर कौन सा है? 40। क्या लगता है हो पाएगा? और पेपर कंप्लीट हो जाएगा? चले भाई, मुलाकात कल होगी फिर से। चले भाई ऑनलाइन।